नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल ट्रेंड इज फ्रेंड में, जहां पे हम स्टॉक मार्केट से रिलेटेड रेगुलर वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। आज के वीडियो में हम ICICI बैंक के Q4 के रिजल्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं। बैंक ने काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं, डिस्कस करेंगे उनके बारे में कम्प्लीटली इस वीडियो के अंत तक वीडियो के साथ में बने रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपके पास में तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उस वीडियो को समय पर देख करके मार्केट में जो न्यूज़ है, मार्केट में जो अपडेट हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं उसका लाभ उठा सकें। इसी के साथ साथ अगर अभी तक आपके पास में कोई डीमैट अकाउंट नहीं है या कोई डीमैट अकाउंट आप ओपन करना चाह रहे हैं तो अब स्टॉक्स आपके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि ट्रस्ट के मामले में आपको कोई इशू नहीं आएगा, बिकॉज मिस्टर रतन टाटा जी के द्वारा फंडेड कंपनी है। साथ ही साथ इनका अकाउंट ओपनिंग का कोई भी चार्ज नहीं है। एंड अगर आप अब स्टॉक्स के थ्रू स्टॉक में, म्यूचुअल फंड में या गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो इनका कोई भी कमीशन भी नहीं है। इनका इंटरफेस भी काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है, तो आपको यूज़ करने में बहुत ही आसानी होने वाली है। एंड अकाउंट ओपनिंग का जो प्रोसेस है काफ़ी सिंपल है, आपको किसी भी तरीके की परेशानी नहीं आएगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपके साथ में एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूं जहां पर मैंने आपकी सहूलियत के लिए सारा डेटा बैंक की फाइनेंशियल रिपोर्ट से निकाल करके सेव किया हुआ है। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कंपनी की तरफ से जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करें, यानी कि इसी फाइनेंशियल ईयर के Q3 से Q4 को कंपेयर करें, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 5% कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है नेट इंटरेस्ट इनकम में। आई होप आपको पता होगा कि कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम क्या होता है। जैसे कि आप समझते हैं कि बैंक जो कस्टमर्स होते हैं उनसे जो डिपॉजिट्स आते हैं, चाहे वो सेविंग्स अकाउंट के हो, चाहे वो करंट अकाउंट के हो, चाहे वो FDs हो, टर्म डिपॉजिट हो, तो उन पे बैंक अपने कस्टमर्स को एक इंटरेस्ट पे करता है। जैसे कि अगर आपने अपने बैंक के अंदर कुछ डिपॉजिट जमा करवा रखा है तो बैंक आपको उसके बदले में, अगर वो FD है तो उनका जो रेट होगा, अगर वो सेविंग्स अकाउंट है तो उनका जो सेविंग अकाउंट का रेट होगा, तो ये इंटरेस्ट बैंक पे करता है आपको, ठीक है। और आपके द्वारा जमा किए गए पैसे को, डिपॉजिट किए हुए पैसे को बैंक आगे बोरोवर्स को लोन देता है, जिनसे वो हाई अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है। और ये डिफरेंस ही बैंक की इनकम होती है, यही डिफरेंस बैंक की इंटरेस्ट इनकम होती है। तो अगर ऐसे बैंक के इस Q4 के नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर 5% से ग्रोथ किया है। और अगर इस फाइनेंशियल ईयर के Q4 को पिछले फाइनेंशियल ईयर के Q4 के साथ अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये नंबर 17% से बढ़ चुका है, जो कि बहुत ही अच्छा नंबर है। अगर बैंक ने डबल डिजिट ग्रोथ दिखाई है तो इट इज रियली गुड ग्रोथ इन माय ओपिनियन। अगर मैं इंटायर फाइनेंशियल ईयर 2021 को अगर इंटायर फाइनेंशियल ईयर 1920 से कंपेयर करूं तब भी यहां पर 17% की ग्रोथ देखी गई है, जो कि बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखी गई है। यानी कि अगर नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें बैंक की, तो बैंक ने काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। चलिए अगली बात करते हैं नॉन इंटरेस्ट इनकम, यानी कि बैंक के जो अदर जो भी इनकम के सोर्सेज हैं उनसे बैंक ने कितना कमाया है। तो यहाँ पर 6% की ग्रोथ देखी गई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, यानी कि Q3 से Q4 के अंदर। एंड अगर इस साल की Q4 को पिछले साल के Q4 के साथ अगर मैं कंपेयर करता हूं तो यहाँ पर 3% की ग्रोथ देखी गई है, ज्यादा ग्रोथ नहीं देखी गई है। इससे अच्छी ग्रोथ तो सिक्वेंशियली बैंक ने दिखाई है। और अगर यहाँ पर मैं इंटायर ईयरली बात करूँ तो यहाँ पर 8% से डिप देखा गया है, विच इज नॉट ए गुड थिंग। अगर यहाँ पर मैं बात करता हूँ कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो यहाँ पर सिक्वेंशियली 6% की ग्रोथ देखी गई है। एंड अगर यहाँ पर मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर, यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर के Q4 को पिछले फाइनेंशियल ईयर के Q4 के साथ कंपेयर करता हूँ तो यहाँ पर 20% की ग्रोथ देखी गई है। साथ ही साथ अगर पूरे फाइनेंशियल ईयर को पिछले फाइनेंशियल ईयर के साथ कंपेयर करता हूँ तो 17% की ग्रोथ देखी गई है। तो कोर प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर बैंक ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर कहिए या फिर ईयर ऑन ईयर कहिए, अच्छी ग्रोथ दिखाई है। आके बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो नॉर्मल कंप्लीट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बैंक का बना है। उसमें अगर सिक्वेंशियली देखेंगे तो यहाँ पर 3% से डिप दिखाया गया है, -3% ग्रोथ है यानी कि। लेकिन यहाँ पर जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर, यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर के Q4 को पिछले फाइनेंशियल ईयर के Q4 के साथ अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो 17% की ग्रोथ देखी गई है, 16% की सॉरी। एंड अगर यहाँ पर मैं ईयर ऑन ईयर कंपेयर करता हूँ
तो यहाँ पर 29% की ग्रोथ देखी गई है। यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट के मामले में बैंक ने काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई है, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो, चाहे वो ईयर ऑन ईयर हो। अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, यानी कि बैंक की तरफ से टैक्सेस के पहले जो प्रॉफिट रहा है बैंक का एक्सेप्ट टैक्सेस। सो उसमें अगर सिक्वेंशियली देखेंगे तो आपको 7% का डिप दिखाया गया है, यानी कि सिक्वेंशियली बैंक का प्रॉफिट डाउन हुआ है। अगर यहाँ पर मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करता हूँ तो यहाँ पर 298%, 298% की ग्रोथ देखी गई है, जिसके लिए एक पर्टिकुलर रीजन है। इतना प्रॉफिट बैंक को इस तरीके से हुआ है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पर आपके सामने आईसीआईसीआई बैंक की फाइनेंशियल रिपोर्ट अवेलेबल है। अगर आप यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नीचे नेट प्रोविजनिंग देखेंगे तो क्वार्टर 4 जो फाइनेंशियल ईयर 2020 का क्वार्टर 4 था वो 5,967 करोड़ रुपीस था, जबकि इस साल वो सिर्फ 2000 इस फाइनेंशियल ईयर की Q4 के अंदर वो सिर्फ 2883 करोड़ रुपीस है। पिछले साल ये नेट प्रोविजनिंग कोविड-19 के कारण बहुत ज्यादा थी एंड अदर प्रोविजनिंग भी बैंक की बहुत ज्यादा थी, लेकिन इस साल वो उतनी ज्यादा नहीं है। ये रीजन है पर्टिकुलरली कि बैंक का प्रॉफिट बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो किया है, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस। अदरवाइज अगर हम ये कोविड-19 के प्रोविजन को हटा भी देते हैं तो फिर भी आप देखेंगे कि बैंक की तरफ से जो नेट प्रोविजनिंग है वो काफी कम इस बार लगी है, जिसके कारण से प्रॉफिट अच्छे हुए हैं। सो ओवरऑल बैंक ने अगर देखा जाए तो काफी अच्छा परफॉर्म किया है। यहाँ पर अगर मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस के बाद में प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस की बात करता हूँ, यानी कि ओवरऑल प्रॉफिट फॉर द ईयर की बात करता हूँ, जिसके अंदर हम अगर Q3 को Q4 के साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर 11% का डिप देखा गया है। लेकिन अगर Q4 को पिछले फाइनेंशियल ईयर की Q4 के साथ कंपेयर करेंगे तो 261% की ग्रोथ देखी गई है, जिसमें वो प्रोविजनिंग वाला लॉक फिर से आ जाता है कि पिछले साल की प्रोविजनिंग बैंक को बहुत ज्यादा लग गई थी, लेकिन इस साल उतना नहीं लगा, जिसकी वजह से ओवरऑल प्रॉफिट के अंदर काफी ज्यादा ग्रोथ दिखाई गई है। लेकिन यहाँ पर ईयर ऑन ईयर भी देखेंगे तो 104% की ग्रोथ देखी गई है, जहां पर वो प्रोविजनिंग का जो अमाउंट जो हमने डिस्कस किया पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस के टाइम पे वो इंक्लूडेड है। सो ओवरऑल अगर मैं प्रोविजनिंग जो एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग कोविड-19 के कारण लगी, अगर मैं उसे कैलकुलेट ना भी करूं, फिर भी बैंक की तरफ से ईयरली बेसिस पे काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई गई है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ग्रोथ काफी अच्छी है बैंक की तरफ से। सिक्वेंशियली बैंक ने थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया है, बट ओवरऑल अगर आप बैंक की परफॉर्मेंस को देखेंगे, ईयरली परफॉर्मेंस को देखेंगे तो वो काफी अच्छी बैंक ने परफॉर्म किया है और उम्मीद कर सकते हैं हम आगे भी बैंक की तरफ से अच्छी परफॉर्मेंस की जाए। कुछ और फैक्टर्स की बात कर लेते हैं, जैसे कासा रेशियो। कासा रेशियो के लिए पहले मैं आपको कुछ और बताना चाहूंगा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की। तो अगर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो अगर हम देखें तो वो 19.12% है एंड टीयर 1 का जो कैपिटल एडिक्वेसी है वो 18.06 है, जबकि जो मिनिमम रेगुलर जो एडिक्वेसी रेशियो होता है वो रेस्पेक्टिवली 11.08 एंड 9.08 होता है। यानी कि जो कंपनी के पास में बहुत ही अच्छा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो काफी अच्छा है बैंक का। सॉरी, ओके। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूं तो एसेट क्वालिटी की। तो अगर बैंक के एनपीए की बात करेंगे तो बैंक के एनपीए घट गए हैं। अगर मैं पिछले क्वार्टर की बात करूं तो वो 1.26% थे, जबकि अगर मैं अभी बात कर लेता हूं एज ऑफ मार्च 31, 2021 इस फाइनेंशियल ईयर में ये 1.14 आ चुके हैं। तो यानी कि बैंक के एनपीए घट गए हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद में इन्हें कंप्लीट एक प्रॉपर एनपीएस दिखाने थे। अगर प्रॉपर एनपीएस देखें तब भी अगर बैंक ने डिप दिखाया है, एनपीएस कम हुए, यानी कि बैंक ने एनपीएस को काफी अच्छी तरीके से मेंटेन किया है। चलिए, इसके अलावा अगर हम किसी पॉइंट की बात करते हैं डिपॉजिट ग्रोथ की, तो डिपॉजिट ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो टोटल 21% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखी गई है। एंड अगर यहाँ पर टर्म डिपॉजिट की बात करेंगे तो टर्म डिपॉजिट में भी 18% की ग्रोथ देखी गई है। कासा रेशियो बैंक ने नहीं दिया है, बट कासा रेशियो हमने अपनी तरफ से निकाला है। कासा रेशियो में आप समझते हैं, अगर हम ओवरऑल जो डिपॉजिट्स बैंक के पास आए हैं इसमें से अगर हम टर्म डिपॉजिट हटा देंगे तो वो कासा रेशियो बन जाएगा। सो कासा डिपॉजिट की बात करें तो वो 4,31,623 करोड़ के आसपास है, जो कि 46% निकल के आता है, विच इज गुड। यूजुअली मैं 50% से ज्यादा जब होते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा बोलता हूं, बट इट इज 46, इट इज 50 के नियर बाई है, तो दैट्स एक्सेप्टेबल, दैट्स नॉट एन इशू।
सो कासा रेशियो के बारे में एक नॉर्मल आइडिया दे देता हूं आपको। वैसे तो इसके लिए अलग से वीडियो बनना चाहिए, बट फिर भी कासा रेशियो का मतलब है, कासा का मतलब एक्चुअली है करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट। करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट के डिपॉजिट जितने ज्यादा होंगे उतना ही बैंक का नेट इनकम बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट्स पे बैंक को कोई भी तरह का इंटरेस्ट बहुत कम देना पड़ता है। एक्चुअली करंट अकाउंट पे कोई इंटरेस्ट मिलता ही नहीं है, और जो सेविंग्स अकाउंट है उन पे भी 2 से 3%, 4% के आसपास का इंटरेस्ट देती है बैंक कस्टमर्स को। तो जितना बैंक की तरफ से जो उन्हें जो अपने कस्टमर्स को इंटरेस्ट देना है, अगर वो जितना कम होगा उतना ही बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। सो दिस इज वाई जितना कासा रेशियो ज्यादा होता है उतना ही बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। इसीलिए मैं प्रेफर करता हूं कि कासा रेशियो हमेशा बैंक अपना 50 से ऊपर रखे, जिससे कि बैंक की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाई दे, तो एक अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दिखती है उसमें। बट दैट्स ओके, अगर ये 46 के आसपास है तो भी इट इज एक्सेप्टेबल। इसके अलावा देख लेते हैं अगर कोई पॉइंट है। ठीक है, क्रेडिट रेशियो की बात करें तो रिटेल लोन्स जो बैंक के हैं वो 20% से बढ़े हैं। अगर मैं सिक्वेंशियली बात करूं तो ये 7% से बढ़े हैं, यानी कि बैंक्स रिटेलर्स की तरफ काफी ध्यान दे रहा है। रिटेल्स जो लोन है वो काफी ज्यादा अच्छे से बैंक ग्रोथ करने की कोशिश कर रहा है। दैट्स रियली गुड थिंग। ईपीएस के अगर बारे में मैं बात करूंगा, अर्निंग पर शेयर के बारे में, तो पिछले पूरे फाइनेंशियल ईयर में ये 14.81 था, लेकिन इस फाइनेंशियल ईयर में ये 27.6%, ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, विच इज रियली गुड थिंग। अगर मैं क्वार्टरली ईपीएस की बात करूं तो पिछले क्वार्टर में ये ईपीएस यानी कि Q3 के अंदर ये ईपीएस 7.96 था, जो कि इस समय 7.07 है, यानी कि ईपीएस के अंदर बढ़ोतरी नहीं घटावट आई है। और अगर मैं इसे पिछले क्वार्टर Q4 पिछले फाइनेंशियल ईयर के Q4 के साथ में कंपेयर करूंगा तो पिछले फाइनेंशियल ईयर के Q4 के अंदर जो ईपीएस था वो 1.93 था, जो कि इस बार बढ़ के 7.07 हो गया, विच इज रियली गुड थिंग। यानी कि बैंक ने ईयरली देखें या फिर क्वार्टरली देखें, ईपीएस के अंदर अच्छी ग्रोथ दिखाई है। सिक्वेंशियली बैंक थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहा है, बट दैट्स ओके बिकॉज बैंक ने ईयरली काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मैंने सारे जितने भी एक रेलेवेंट पॉइंट्स थे जिन्हें डिस्कस करना वीडियो में बहुत जरूरी था, उन्हें जरूर डिस्कस किया है। एंड इस सब वीडियो की और इन डिटेल्स की एक समरी निकल के आती है कि बैंक ने सिक्वेंशियली थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया है, लेकिन अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयरली डिस्कस करेंगे तो बैंक की तरफ से काफी अच्छे रिजल्ट्स दिए गए हैं, विच शोज कि बैंक की तरफ से फ्यूचर थोड़ा सा सिक्योर है। बैंक की तरफ से कोई भी इशू नहीं आने वाली। दो बैंकिंग एक ऐसा सेक्टर है जो कि रेगुलर चलने वाला सेक्टर है, तो इसमें सिक्वेंशियल ग्रोथ होना बहुत जरूरी है, ये मेरा पर्सनल मानना है। बिकॉज बैंकिंग सेक्टर ऐसा है जो सीजनल सेक्टर नहीं है। सो बैंक्स अगर अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं तो वो शो करता है, अगर बहुत ही अच्छे सिक्वेंशियली भी परफॉर्म कर रहे हैं तो वो शो करता है कि बैंक की जो परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छी है। बट स्टिल लेट्स सी फ्यूचर में आईसीआईसीआई बैंक किस तरीके से परफॉर्म कर पाता है, क्या रिजल्ट्स देता है बैंक। एज ऑफ नाउ बैंक की तरफ से जो ईयरली रिजल्ट्स है वो ठीक है, अच्छे हैं। सिक्वेंशियली बैंक थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहा है। आगे देखते हैं कि कैसा बैंक की तरफ से परफॉर्म मिलता है। आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, जिससे कि आपको भी आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे एंड हमें भी नए वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती है। मैं फिर मिलूंगा आपको अगले वीडियो में अगले टॉपिक्स के साथ। अगर तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें।